बच्चों बिल्कुल बिल्कुल बातें नहीं, बच्चे बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल प्लीज बातें नहीं। इस लाइट चैप्टर को आप डिवाइड करेंगे हम दो पार्ट में। एक पार्ट है बेटा जी रिफ्लेक्शन, और बेटा एक पार्ट है रिफ्रैक्शन। दो पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे सुनना, पहले बेस समझो डिफरेंस क्या है, उसके बाद कहानी आगे समझ में आएगी। रिफ्लेक्शन जो है वो होता क्या है कि जिस मीडियम में लाइट आई थी, है ना, उससे ही आई, सरफेस पे पड़ी और वापस उसी पे चली गई। देखो मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, लाइट यहां से आई, यहां पड़ी, यहीं से उड़ गई। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, क्या है ये? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चे इसे हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। व्हेन लाइट, ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने खुद बनाई हुई, मैं तो ऐसे कुछ लिख देता हूं। व्हेन लाइट बाउंस बैक ऑन सेम मीडियम, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने कई बार गौर करा है, अभी सर्दियां गई हैं जस्ट, है ना, बाल्टी में नहाते वक्त आप लोगों ने, नहाते तो है नहीं एकदम से, जाके वहां बैठते हैं, उस मग को देखते हैं, ये मग ऐसा सब करते हैं, देखो, है ना, फिर हाथ से घुमाते हैं, देखते हैं कि ये क्या पता पानी और गर्म हो जाए फ्रिक्शन से। जो हंस रहा सब करते हैं ऐसे, ठीक है। फिर उस गौर में जब हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि ये बाल्टी लग तो छोटी रही है ना, पर वैसे तो बड़ी लग रही है, यहां छोटी लग रही है। यही काम होते हैं नहाते वक्त, 15 मिनट नहाने में लगते हैं तो 10 मिनट यही काम होते हैं, 5 मिनट पानी डाल के खत्म सब। ठीक है, मोक्ष कह रहा है मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि मैंने नहाया नहीं। अब देखो भाई, अब समझो क्या हुआ। ये बाल्टी, इसमें पानी, ठीक है। अरे लिखो मत, समझो बस, ये कोई नोट्स का पार्ट थोड़ी है। लाइट यहां से यहां ट्रेवल करी, तो अभी जो मीडियम था वो क्या था? एयर। जब पानी में आई रे, तो मीडियम क्या हो गया? वाटर। तो ये जो मीडियम था ना, ये चेंज हुआ। मीडियम चेंज होता है किससे? एयर से वाटर में। तो जब बेटा लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेटा जी उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो whenever light travels from one medium to another medium, its path changed। पाथ चेंज हो जाएगा। बता दूं कैसे? बस अभी समझ लो, बाद में हम अच्छे डीप में पढ़ेंगे इसे। आपको बता रहा हूं चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किस किस में है, ठीक है ना। तो बेटा जी मान लो ऐसे आया, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, और वो बैंड हो जाती है। लाइट ना बैंड हो जाती है ऐसे, बैंड, ठीक है। वो अभी डेप्थ में पढ़ेंगे बाद में, कब कहां बैंड होती है, अब जाएगी या बैंड होगी, बात की बातें हैं। अभी बता रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको फेस क्या करना है, ठीक है, समझे। तो यहां पे क्या हो गया? पाथ चेंज हो गया और मीडियम अलग हो गया, तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और जब सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात सब बच्चे समझ गए अच्छे से, है ना? आज आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। चलो देखो, तो भाई क्या हो गया? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाना,
रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, सही है। चलिए, तो अब हम आते हैं चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे, और वो क्या है, क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब प्रॉपर से पढ़ लेते हैं। ये रे जो सरफेस पे पड़ रही है, देखो बिल्कुल बात ना करें बच्चों प्लीज, है ना। ये रे जो सरफेस पे पड़ रही है, इस रे को हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, ये रे जो हाँ पढ़ के वापस गई, हाँ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। अब इसके बीच का एंगल जो है वो देखना कैसे है, यह है बेटा नॉर्मल रे। नॉर्मल रे इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे बोलने दो, है ना, मालूम पड़ रहा है रिकॉर्डिंग में 0 डिग्री आके बेइज्जती मेरी हो गई, ठीक है। अभी रुको, जब पूछूंगा तब बताना, ठीक है। तो सरफेस से ये नॉर्मल रे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है ना। नाम भी मालूम पड़ा, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक, क्लियर। इस नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो आई है। इस नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल आर है। एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल आर है ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात ये इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, सब बेटा एक ही प्लेन पे लाई करती, एक ही प्लेन पे लाई करती, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां से आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दो ही इसके महत्वपूर्ण लॉ हैं। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, ठीक है। और बेटा एक है इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, all lies in same plane at same point of incidence। मतलब ये क्या है बेटा, ये जो पॉइंट है क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है, ठीक है। फिजिक्स के नोट्स जो मैं यहां लिखूंगा वही बनाने हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जो नोट्स आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, डिस्कस करते करते हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं। हाँ, दिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, वो तो बच्चा आगे आ जाओ। पालीवाल हाँ, समझे, क्लियर है। अब इसके बेस से बहुत अच्छा सवाल जो बन जाता है, जो लॉजिकली थोड़ा ना सही रहता है, वो क्या है, सुनो सवाल को। इफ अ रे फॉल्स ऑन अ सरफेस, इफ अ रे फॉल्स ऑन अ सरफेस नॉर्मली, then what is the angle of reflection, है ना। अब पता है, जैसे जो बच्चा समझ गया अच्छी बात है, वेरी गुड। पर जो नहीं समझे, होता क्या है, इस सवाल को पढ़ते हैं
वो पढ़ते हैं कि सरफेस पे नॉर्मली फॉल हो रही है, तो वो समझते हैं कि 90 डिग्री बन रहा है ना। गलती क्या होती है, बच्चा सोचता है कि रे अगर सरफेस पे नॉर्मली पड़ रही है तो 90 पे पड़ रही है, तो एंगल भी क्या मान लेता है, 90 मान लेता है। पर बेटा ऐसे नहीं है। देखो क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पे एक रे पड़ी। अच्छा ये नॉर्मल रे है क्या, ये अब जो रे पड़ रही है वो इसी के ऊपर से आ रही है बेटा, देखो है ना, सही है। जो रे पड़ रही है वो नॉर्मली पड़ रही है, तो मतलब नॉर्मल के ऊपर से आ रही है। अब आपसे मैंने क्या कहा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, नॉर्मल रे एंड के बीच का एंगल, यही बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों रेस के आपस में से मिली हुई हैं। रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो इसलिए क्या हो गया है, आई कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना हो गया, तो इसलिए हमको क्या मिला, 0 डिग्री मिला। समझे? हाँ मैंने रे फॉल्स नॉर्मली, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बाउंस होके वापस ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल सही, इसी पाथ पे वापस चली गई। क्लियर बेटा, समझ रहा भाई, समझ रहा है, क्या बात है, समझ गए ना। लिखो सब बच्चे प्लीज। चलो बेटा परीक्षित देख, बेटा देख, समझो, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमको 3 चीजें पढ़नी है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमको 3 चीजें पढ़नी है बेटा जी। पहले तो हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। हाँ बेटा बिल्कुल सही, वही ये प्लेन है ना, और एक स्फेरिकल मिरर ऐसा होगा। क्लियर? अब ध्यान रखना है बेटा। हाँ बच्चे सब देखो, बच्चे ने क्या बोला, जैसे चश्मे का लेंस और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मिरर, तो क्या लेंस और मिरर में अंतर नहीं है? तो इसीलिए हाँ, इसीलिए बच्चों अभी देखो कोई भी टर्म बीच में मत बोलो, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मुझे पढ़ाने दो, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। बेटा ये जो बच्चे पीछे पतले पतले से बहुत बोल रहे हैं ना, एक घूसा छाती मार दूंगा, मर जाओगे। शिट बेटा प्लीज ऐसे मत करो पढ़ाई। हाँ अब देखो सुनो, बात सुनो, ये मिरर है क्या, स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। अब इसका तो मान लो आपने एक बैक साइड पॉलिश कर दिया, ठीक है, आपको क्या मिल गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया। अब मैं यहां पे क्या बात करता हूं, यहां देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा। ये जो इस मिरर को मान लो आपने तोड़ दिया था, बीच से काटा, पार्ट करा, समझ लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। यहां से यहां का एक पॉइंट बना, ठीक है, समझे, हर बात को देखेंगे भी समझेंगे। ये क्या है, इसका कर्व है ये। अब ये कोई कर्व है, कोई स्फेयर है, तो इसका क्या होगा बेटा, रेडियस भी होगा। तो क्या बोलेंगे बेटा उसे, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। दूसरी बात है, कोई भी मिरर होगा स्फेरिकल, इस पे अगर आपने बहुत सारी पैरेलल बीम मारी, क्या करा बेटा, पैरेलल बीम मारी, दो केस हो सकते हैं, या तो डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा। इसका मतलब
ये जो पैरेलल रेज हैं या तो फैल जाएंगी या फिर सिमट जाएंगी, दो केस बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो सिमट रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम बात करेंगे इसकी कन्वर्ज होने की। किसकी? कन्वर्ज होने। हर एक टर्म को पहले समझ लो, सवाल करते बहुत काम आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब रेस क्या हो गई, एक पॉइंट पे आके मिल गई, और सारी की सारी पैरेलल रेस जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। क्या कहते हैं बच्चे? फोकस। तो ये क्या हो गया? फोकस। समझे? ठीक है, क्लियर। ये स्फीयर है, इसका सेंटर होगा, क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कर्व का एक सेंटर होगा, एक कर्व है, सेंटर होगा उसका। वो स्फीयर पूरा तो है नहीं, एक पार्ट होगा, उसे अगर हम पूरा करें तो कुछ क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो जो कर्व है उसका सेंटर है, कर्व पूरे का, वो क्या है बेटा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक लाइन है, एक पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा एक पॉइंट क्या है? फोकस। ठीक है, ये जो बेटा ये कर्व यहां से यहां तक है, एक इसका बीच का पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बेटा? पोल। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे मैं सी बोल रहा हूं। एक पॉइंट क्या बेटा? फोकस, जिसे मैं एफ बोल रहा हूं। और बेटा एक पॉइंट क्या बेटा? पोल। क्लियर? इन ये फोकस नहीं, ये वाला नहीं है, आगे से आगे कर्व का सेंटर, उसे तुम रेस से काउंट नहीं कर रहे, वो तो उसका फिक्स है। समझ रहे हो? क्लियर है? इन तीनों को ज्वाइन करती हुई लाइन जो जाएगी, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डेफिनेशन आती नहीं है इसकी, बस समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस। जब मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं, ये रेस पैरेलल आ रही हैं, तो वो इसी के पैरेलल होती हैं, इस एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, खोलते रहेंगे टॉपिक की। ठीक है, बस समझो, जो ये रेस पैरेलल आ रही हैं वो इसके ही पैरेलल होती हैं। क्लियर? फोकस से पी तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं, मतलब फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? कोई भी मिरर हो, देखो दो टाइप के आप पढ़ोगे स्पेक्युलर मिरर्स, एक पढ़ोगे कॉनकेव, एक पढ़ोगे कॉन्वेक्स। कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के लिए, बस एक डाइवर्ज करता है और एक कन्वर्ज करता है। बताऊंगा, अभी सबको बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसलिए पढ़ाया भी नहीं, पढ़ेंगे भी, पहले ये पढ़ेंगे और फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे कि सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, बेटा ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बेटा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये आपको याद रखनी चीजें, ठीक है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रहेगी बात, पल्ले फटा सब कुछ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर है किसके? ये हाफ होगा। क्या होता है अगर मैं इस डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? किससे? स्मॉल एफ से। हाँ, यहां नहीं, यहां से यहां तक को मैं आर मान रहा हूं, है ना? आर मान रहा हूं, इसे मैं आर मान लेता हूं, इसको मैं स्मॉल एफ मान लेता हूं। तो ध्यान रखना, ये जो एफ की वैल्यू होती है ये r/2 के इक्वल होती है। तो अगर आधा लेंथ ये है तो ये भी क्या होगी? हाफ लेंथ। तो यहां से यहां का डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ है तो यहां से यहां का भी कितना है बेटा? फोकल लेंथ के ही इक्वल है। क्लियर? समझे? क्योंकि हाफ लेंथ इस तरफ है, हाफ लेंथ इस तरफ है। बात क्लियर है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है?
तो जो कैपिटल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस है। फोकल लेंथ है फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस है ना, और फोकस का जो डिस्टेंस है वो आर के हाफ होता है। क्लियर, बात समझे। अब देखो, आप अगर पढ़ रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर के बारे में, तो देखिए एक मिरर है जो बाहर से पॉलिश्ड है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला। कौन सा, अंदर वाला। ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा जी, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे क्या है बेटा, एक पॉइंट P है जो क्या है, पोल। यहीं से एक लाइन जा रही है जिस पे ही फोकस भी लाई करेगा और जिस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाई करेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, शाबाश। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी ये जो रे है वो क्या है, इसके पैरेलल। ठीक है, अब ये रे कन्वर्ज होंगी। रे डायग्राम में आपको एरो को बहुत अच्छे से शो करना पड़ेगा। यहां से यहां एरो जा रहा है, फिर यहां से यहां पे एरो आ रहा है, ये हम कहेंगे केस 1। क्या कहेंगे बेटा, केस 1। क्लियर, बात समझ रहे हो मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 बेटा बनाएंगे, फिर से सरफेस है। अब रे हर बार जरूरी नहीं है कि वो कहां से पास करे, पैरेलल है। तो हम मान रहे हैं केस 2 के अंदर में कि अब रे कहां से जा रही है, फोकस से। कहां से जा रही है बेटा, फोकस से जा रही है। देखो पैरेलल आई, टकराई तो फोकस से पास करी। अब अगर फोकस से पास करेगी तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। ये क्या हो गया, केस 2। समझे, बात रहेगी याद, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको रूल्स ही बोल सकते हैं, रूल याद कर लो। चलो रूल लिख लो, रूल 1 है ना, और रूल 2। इस तरीके से रे ट्रैवल करेगी, रूल 1 और रूल 2। ठीक है, थर्ड रूल क्या है कि अगर ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, ये F है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी तो वो इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है, हालांकि इसका जवाब कोर्स में है नहीं, अब बच्चा पूछ रहा है मैं दे देता हूं। मुझे पता नहीं कि सर्कल चैप्टर कितनों ने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। भाई साहब बहुत महंगी बातचीत है यार, समझा रहा हूं, अभी लिखने को दूंगा बेटा समय। भाई वो बात थोड़ी है बेटा, टेक्नोलॉजी भाई तकड़ी वाली। देखो आपने सीखा होगा कि अगर एक सर्कल है, थर्ड केस का रीजन मुझसे पूछ लिया, बता देता हूं। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये प्रूफ करने के लिए मुझे आता है, वरना और कोई इसको समझने का रीजन कोई है नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। इसको बताने के बाद अगली बार कोई अगर चीज ऐसी आई जो कोर्स में है नहीं, मैं कह दूंगा ये कोर्स में ही, बाद में पूछ लेना। ठीक है, ठीक है ना। नहीं कोई, अरे नहीं सुनो, ज्यादा बहुत टफ नहीं है। देखो आपको पता है बेटा, एक होता है टेंजेंट, होता है एक, सब पता है। सुन लो फिर, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे वो क्या होता है, टेंजेंट। सुन लो, सेंटर से टेंजेंट पे जब भी रे आएगी, लाइन आएगी, वो मुझे क्या बनाएंगे, एंगल। क्लियर है, समझ गए। तो अब देख लो, अगर सेंटर से रे आ रही है तो कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। और अभी हमने क्या सीखा था, 90 डिग्री में रे कहां चली जाती है, उसी पाथ पे वापस। तो ये क्या है, थर्ड केस का रीजन आपके सामने है। ठीक है, पर हमको तो बस रूल्स याद करने हैं और इन्हें अप्लाई करना है। ठीक, सब बच्चे इसको नोट करें।